जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई को जो भी करंट अफेयर्स के बिंदु हैं जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, एक एक करके हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि कौन से तथ्य हैं जो परीक्षाओं के में हमें महत्वपूर्ण हो सकते हैं और कैसे हम उनको आसानी से तैयार कर सकते हैं। फॉर्मेट हमने चेंज किया है, कॉन्सेप्ट हम देंगे, प्रश्न का प्रारूप भी हम बताएंगे, आपको केवल लिखना है, ठीक है। और जिन्हें लग रहा हो कि प्रारूप उचित नहीं है तो क्या कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर आप पुराना ही प्रारूप कंटिन्यू रखें, तो हम उसमें क्वेश्चन लिख दिया करें, ठीक। हम यहाँ क्वेश्चन बताते हैं और आप क्वेश्चन को नोट कर लिया करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन बिना देर किए हुए। और 2 दिन क्लासेज नहीं हो पाएंगी, लॉकडाउन चल रहा है अपने यहाँ, अच्छे से पता है। तो अभी क्लासेस सैटरडे संडे को भी क्लास नहीं हो पाएगी, अब मंडे को ही लाइव क्लास हो पाएगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि पूरे यूपी में लॉकडाउन है और कहीं आना जाना संभव नहीं है, कोचिंग पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पाएगी। फिलहाल आप पिछली चीज़ों को तैयार कर लीजिए, मंडे के फिर से लाइव क्लास हम आपकी शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले कल के सवाल का जवाब दीजिए। कल का प्रश्न था, हाल ही में किसने इफ़ इट ब्लेड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इफ़ इट ब्लेड्स नामक पुस्तक लिखी है स्टीफन किंग ने। किसने? स्टीफन किंग ने, ठीक। चलिए आपका आज का पहला बिंदु क्या है, जरा जंगल को देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यस, असम के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में किया जाएगा अपग्रेड, यानी एक जंगल को पोबा रिजर्व जो है उसे अब वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया जाएगा। तो क्या आवश्यकता होती है इनको वन्य जीव अपग्रेड करने की और इसे क्या लाभ होता है? तो एक चीज़ अच्छे समझ लें कि जब भी किसी रिजर्व को, किसी फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में या बायो रिजर्व में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ होता है किसी स्पेसीज को संरक्षित करना, किसी एक वृक्ष की, किसी एक जीव की, किसी एक स्पेसीज की प्रजाति की जो कि आगे भविष्य में समाप्त हो सकती है, उसको क्या करना, प्रिजर्व करना उद्देश्य होता है वन्य जीव अपग्रेडेशन के लिए, है ना। चलिए, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले में, नोट करेंगे कहाँ पर, धेमाजी जिले, यही पेपर के प्रश्न बनेंगे। देखिए क्या है, धेमाजी जिले में कहाँ पर है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया है ना। मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई कि जोनी में लखीमपुर, धेमाजी और माजुली जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में की गई है। 1924 में 10,522 हेक्टेयर क्षेत्र को पोबा रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था, जिसे बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों का घर माना जाए। यही चीज़ हम आपसे कह रहे थे कि बहुत सारी वनस्पतियां और जीव ऐसे हैं जो विलुप्त प्राय की स्थिति में न पहुंच जाएं, इसलिए उनको रिजर्व करना होगा, इसलिए हम इनको बायो रिजर्व के रूप में घोषित करते हैं। आपको अच्छे से पता है असम की राजधानी दिसपुर है, सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। चलिए असम के बारे में और कुछ बताएंगे। असम में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है मानस, है ना। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। और एक सींग वाला गैंडा और कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, है ना। असम में डिब्रू सैखोवा क्या है? अभ्यारण्य है। असम में ही डिगबोई है जो तेल शोधन शाला है ना। और भी असम के बारे में जो जानते हैं जल्दी से नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम डायरी मेंटेन करेंगे। चलिए देखिए, जियो, रिलायंस, गूगल सब क्या है। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में खरीदी 7.73 हिस्सेदारी। अब अंदाज़ा लगाइए कि इतने सारे लोग हिस्सेदारी खरीद रहे हैं जियो में। आपको पता है क्या होता है इससे कैपेसिटी बढ़ती है एक देश की, जिसे हम एफडीआई कहते हैं। और बहुत सारी एफडीआई हमारे देश में इस समय कंटिन्यू जारी है जियो में लेकर। अब भाई लगभग 8% की हिस्सेदारी अगर खरीदेगा, जो प्रॉफिट होगा उसका 8% भी तो लेगा। यस, आईटी दिग्गज गूगल ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दैट इज रियल के जियो प्लेटफॉर्म को 7.73% हिस्सेदारी 33,737 करोड़ रुपए में खरीदी है, जिसके लिए दोनों कंपनियों द्वारा बाध्यकारी साझेदारी और निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बाध्यकारी माने ये नहीं कि कल अगर उनको नुकसान हो जाए मुकेश अंबानी को तो गूगल से कह दें कि भैया हम नहीं दे पाएंगे, या बहुत ज़्यादा लाभ हो जाए तो कह दें हम नहीं दे पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। यह निवेश पूरे भारत में डिजिटलीकरण के लाभ का विस्तार करने के लिए गूगल और जियो प्लेटफार्मों के मौजूदा प्रयासों को मजबूत करेगा। रिलायंस इंडिया मोबाइल लिमिटेड का मुख्यालय है महाराष्ट्र, मुंबई। आईआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं मुकेश अंबानी।
गूगल मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूएसए। और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। यस। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद दैट इज चांद संतोखी, इनका शॉर्ट फॉर्म क्या बोला जाता है? चांद संतोखी को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। पूर्व न्याय मंत्री रहे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के संतोखी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। वे पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स की जगह लेंगे, जिनकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम को देश को आर्थिक संकट में डालने के कारण मई में हो रहे चुनाव में हार मिली थी। यानी देखो कौन कौन आया, देखो महत्वपूर्ण प्रश्न। नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम ये थी कि इसकी बाउटर्स की, जो डेसी बाउटर्स हैं, इनको लेकर वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। संतोखी बाप की पार्टी का नाम है प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी। क्या नाम है? प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी। एक भारत का व्यक्ति सूरीनाम में राष्ट्रपति बन जाता। दुनिया के कई देशों में भारतीय लोग राष्ट्रपति हैं और तुम नालायक हो, जरा सा ध्यान नहीं लगाते पढ़ने में। चलो, सूरीनाम की राजधानी क्या है? पैरामारिबो। सूरीनाम की मुद्रा है सूरीनाम डॉलर, है ना। चलिए, दिल्ली के प्रौद्योगिकी संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या बनेगा कि किसने सबसे सस्ती जो किट है, डायग्नोस्टिक किट, वो बनाई? तो दिल्ली आईआईटी ने। नाम क्या है? कोरोसिक्योर। क्या है? कोरोसिक्योर। 2 सवाल हो गए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इस किट को लॉन्च किया गया। इस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दैट इज आईसीएमआर, नोट करिएगा आईसीएमआर, हर परीक्षा में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, हर परीक्षा में इसकी स्थापना पूछी जा सकती है, हर परीक्षा में इसका मुख्यालय पूछा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम इस समय आईसीएमआर ने ही किया है। दूसरा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी से प्रारंभ की गई है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआर के बारे में लिखिए, आईसीएमआर के बारे में लिखिए, है ना। यस, यह नाबार्ड, देखते हैं क्या। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नोट करेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजना की शुरुआत की है। 44 लाख रुपए की परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ना है। इसके तहत सूक्ष्म स्तर पर भारत की ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्व सहायता समूहों के गठन और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो आप यहाँ क्या सवाल बनेगा, ज़रा ध्यान रखेंगे कि नाबार्ड ने कहाँ पर अभी 44 लाख रुपए की परियोजनाओं को प्रारंभ किया है? तो अंडमान निकोबार में किया है। किस लिए किया है? ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक के अध्यक्ष हैं जीआर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो एडमिरल डीके जोशी हैं। क्योंकि आपको पता है जो भी नेशनल टेरिटरीज होती है, सॉरी जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, वहाँ पर राज्यपाल होकर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, या तो वहाँ पर उपराज्यपाल होता है, या राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति होता है। जस्ट देखिए, सेनेगल और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, सेनेगल समझ गया ना, एक देश का नाम है, और आईओसी आप जानते हैं एक समिति है, ने 2022 में डकार में होने वाले, यानी सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार, गलत लिखा है डकार, में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित करने के फैसले पर पारस्परिक रूप से सहमत जताई है। युवा ओलंपिक खेल अब 2026 में आयोजित किए जाएंगे। सवाल नोट करेंगे, 2022 में होना था, वो अब कहाँ बढ़ा के 2026 में किया जाएगा। ठीक। आईओसी और सेनेगल ने अनुमान लगाया है कि इस खबर से कोई युवा एथलीटों को निराशा नहीं होगी, इसलिए दोनों पक्षों ने इसे समझने की अपील की है। इससे पहले 2020 टोक्यो ओलंपिक को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को होगा। यानी देखिए यहाँ पर क्या बनाएगा, टोक्यो ओलंपिक अब कब होगा? 8 अगस्त 2023, जुलाई से 2021 में, और आपका आईओसी कब होगा? 2026 में। सेनेगल की राजधानी क्या? डकार। सेनेगल की मुद्रा क्या है? पश्चिम फ्रैंक, केवल आप रटेंगे फ्रैंक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक। अगला देखिए,
इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020, चलिए देखते हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, दैट इज सीपीजे, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों को सुरक्षित करने वाला एक समिति ने इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें बांग्लादेश से शाहिदुल आलम, ईरान से मोहम्मद मोर्शेद, नाइजीरिया से डापो ओलरोमोनी और रूस से स्वेतलाना प्राकोपायेवा शामिल हैं। सभी 4 पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशोध में गिरफ्तार या आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ा है। उनके अलावा वकील अमल क्लूनी को ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। सवाल आप जान गए होंगे। इन चारों व्यक्तियों के नाम, इन देशों के नाम लिख लीजिएगा, इनको अवार्ड मिले हैं। और इन अमल क्लूनी को नोट कर लीजिएगा, इन्हें ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 मिला है। बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। सीपीजे का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए। सीपीजे के कार्यकारी निदेशक हैं जोएल साइमन। कौन है? जोएल साइमन। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, जैसे अभी ऊपर हमने बात करी है, कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। क्या है जरा देखते हैं। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस पर हर साल 17 जुलाई को यह दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था को चिन्हित करने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा 17 जुलाई हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के महत्व के बारे में लोगों को बताने और दुनिया भर में हो रहे गंभीर अपराधों पर केंद्रित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आप अच्छे जानते हैं, हेग, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? चिली के इबो ओसुजी। कौन है? चिली के इबो ओसुजी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय स्थापना कब हुई थी? सन 2002 में। यस। टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जिम ताइक्वेट को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया जाएगा। नोट करेंगे, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया जाएगा, है ना। यूएसआईबीसी का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ? यूएसए में। यूएसआईबीसी का अध्यक्ष है निशा बिस्वाल और भारत के लिए यूएसआईबीसी के प्रबंध निदेशक कौन है? अंबिका शर्मा। कौन है? अंबिका शर्मा। यह था हमारा सेशन जो हमें आप तक पहुंचाना था। अब आज आपके लिए लेकर आए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको जानना होगा, समझना होगा। आपको अच्छे से पता है जाधव जी इस समय कहाँ पर हैं? पाकिस्तानी जेल में हैं और उनके ऊपर ढेर सारे अभियोजन लगाए गए हैं जो कि आपको अच्छे से पता निराधार है, केवल एक कुंठा बस की गई एक योजना है। तो चलिए जानते हैं आज पूरी कहानी जाधव के बारे में। आखिर वहाँ पर आर्टिकल 199 को लेकर इतना विवाद क्यों मचा है? पाकिस्तान की जनता ही पाकिस्तान के खिलाफ होती जा रही है। तो क्या है आर्टिकल 199 पाकिस्तानी संविधान का और जाधव मामले में इसका क्या है संबंध? पूरी बात हम आपको पहुंचाएंगे परीक्षाओं को और इंटरव्यू को ध्यान में रखकर। सुनिएगा। कई महीनों की टाल मटोल के बाद पाक सरकार ने गुरुवार को भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों से भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को मिलने की इजाज़त दे दी। हालांकि इस दौरान दोनों देशों के बीच खुलकर कोई बातचीत नहीं हो सकी और ना ही किसी कागजात पर जाधव को हस्ताक्षर करने दिया गया। भारत ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरफ से जाधव पर दिए गए फैसले व पाकिस्तान सरकार को दिए गए निर्देश के खिलाफ बताया। दरअसल पिछले सप्ताह ही पाकिस्तान की तरफ से खबर आई थी कि जाधव ने अपनी सज़ा पर पुनर्विचार याचिका लगाने से मना कर दिया और चाहते हैं कि उनकी दया याचिका को आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 199 की चर्चा की जा रही थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के संविधान का आर्टिकल 199 हाई कोर्ट को किसी भी मामले की, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मामले की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के मुताबिक पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय का जो शक्तियां अनुच्छेद 183(3) के तहत प्रदान की गई हैं, उनकी अपेक्षा हाई कोर्ट को अनुच्छेद 199 के तहत प्रदान की गई। यानी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले सकता है आर्टिकल 183(3) के तहत, वैसे ही 199 के तहत कौन ले सकता है? हाई कोर्ट ले सकता है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ध्यान सुनिएगा, शक्तियाँ और अधिक विविध और व्यापक की गई हैं। पाकिस्तान के हाई कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 199 के तहत पारित किए गए आदेश को याचिका या रिट भी कहा जाता है। अपने यहाँ भी रिट होती है, 5 प्रकार की रिट अपने यहाँ भी हैं। पश्चिमी पाकिस्तान की हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रुस्तम कयानी
न्याय क्षेत्राधिकार के बड़े प्रशंसक थे। 1958 में जब उन्हें चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया तो उन्होंने मैंडमस, आपके यहाँ मैं पढ़ा चुका हूँ, और कटोरियो को एक फूल की संज्ञा देते हुए कहा था कि इसके बिना पाकिस्तान आगे बढ़कर अपनी खुशबू नहीं फैला सकता। जस्टिस कियानी को वहाँ पर लोकतंत्र के मामले में बहुत ज़्यादा वरीयता मिलती है, यानी उनको बहुत अच्छा माना जाता है। आपको यहाँ पर बता दें कि 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की सेना द्वारा बंधक बनाए गए भारत के विंग कमांडर वर्धमान, आपको याद होगा, जो बहुत बवाल मचा था उनको लेकर, को जब पाकिस्तान की सरकार ने बिना शर्त रिहा करने का फैसला किया था तो उनकी रिहाई से कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान के एक नागरिक ने सरकार के इस फैसले को अनुच्छेद 199 के तहत चुनौती दी थी। इसके तहत कहा गया था कि भारतीय पायलट ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन किया है और इसकी मंशा पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की थी, लिहाजा उनका कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए। इस याचिका को खारिज कर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनाल्लाह ने कहा था कि ये फैसला पाकिस्तान की संयुक्त संसद से सर्वसम्मत से लिया गया है और किसी ने भी इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। कोर्ट का कहना था कि याचिका में जिन बातों को कहा गया है वो देश की विदेश नीति सुरक्षा से जुड़ी। इस तरह के मामलों में दखल देने का हाई कोर्ट का कोई अधिकार ही नहीं। संविधान के अनुच्छेद 199 के तहत ना तो ये मामले आते हैं, न ही हाई कोर्ट इस अनुच्छेद के तहत इनमें कोई दखल दे सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मजलिस-ए-शूरा देश की जनता, दैट इज़ वहाँ की संसद का नाम है, जनता को रिप्रेजेंट करती है और देश के लिए काम करती है। वो पूरी तरह से अपनी नीतियों को बनाने और इस पर अमल करने के लिए स्वतंत्र है और इसके काबिल है। उनके द्वारा लिए गए फैसले को हाई कोर्ट संज्ञान में ले सकती है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आगे पूरी बात समझ, यानी कि वर्धमान को, चाहे वो विंग कमांडर, आपको अच्छे से पता होगा, जो गए थे वहाँ पर और उनका प्लेन क्रैश हो गया था, वहाँ पहुँच गए थे वहाँ की संसद डर के मारे उन्होंने पारित कर दिया था कहीं आक्रमण ना हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, जाधव के मामले में ये है क्योंकि वो उनके अंडर टेकन में है और उन पर बहुत सारा यातनाएं की गई हैं, इस समय बहुत मेंटली वो डिसऑर्डर की स्थिति में होंगे, वो कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं होंगे, इसीलिए भारतीय दल उनसे मिलने के लिए भेजा जा रहा था कि उनको बहुत जल्द, और उम्मीद रखिए आप वापस आ जाएंगे, आज नहीं तो कल वापस आ जाएंगे। हाँ, तकलीफ़ हो रही है, होनी लाजमी है, इंसान है। चलिए, हाल ही में एपस्टार 6D नामक दूरसंचार उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया? जल्दी जवाब दें। हाल ही में एपस्टार 6D नामक दूरसंचार उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया है? भारत, अमेरिका, रूस, चीन। आपको बताना है इनमें से किसने एपस्टार को लॉन्च किया है। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी से जवाब दीजिए और इनको नोट्स बना लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कमेंट्स बॉक्स में लिखा करिए ताकि हम डायरी मेंटेन कर लें। आगे आने वाले लोगों के लिए हम उसका प्रिपरेशन कर दिया करेंगे। अगर हम अकेले कोई चीज़ खोजेंगे तो समय बहुत लगेगा। आप 200 लोग हैं, आप आराम से अगर एक एक चीज़ भी खोज के कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो 200 चीज़ें मेरे पास 5 सेकंड में, 5 से 10 मिनट में आ जाएंगी और इन्हें हम डायरी मेंटेन कर लेंगे। भविष्य के करंट अफेयर्स में हम उसका यूज़ करेंगे आपके अच्छे के लिए। ठीक, आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं। अब तो लाइव क्लास अपनी होगी मंडे से। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।